वेलकम टू राज इंस्टीट्यूट। साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारी क्लासेज आपको कैसी लग रही है हमें बताएं ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। हम केवल पढ़ाना जानते हैं और बच्चों के लिए सोच रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। और मैं चाहता हूं कि बच्चे, खासकर बिहार के बच्चे, पास हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। चलिए साथियों, आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज है पेज 68 और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 35 है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। साथियों, इस बात का ध्यान रहे कि हम जिस भारत में रहते हैं उसमें कई भाषाएं हैं और अब तो ऐसा हो गया है कि जैसा राज्य और उसकी भाषा भी उसी से मिलती जुलती है। तो ख़ास करके जो साउथ के प्रदेश हैं वहाँ पे, साउथ और नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे हिंदी उतने सक्षम नहीं हैं और हिंदी के इंग्लिश भी बहुत लोगों के लिए सक्षम नहीं हो पाता। तो उनको अपनी मातृभाषा जैसे तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, मलयालम में, ये सब में बोलने के लिए, जैसे उड़िया बोलने के लिए उनको मौका दिया जाता है। और ये जो अनुच्छेद है यह लोकसभा में, जो लोकसभा में है वहाँ पे 120/1 के तहत होता है। अध्यक्ष उसको अनुमति देता है कि आप अपनी भाषा में अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली अभी बहुत चर्चा में रहा, अतः इस पर थोड़ा सी बातचीत करना आवश्यक है। देखें आगे, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय होता है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा CJI करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य सदस्य रहते हैं। उस समय इस कॉलेजियम में न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और इनको 5 को मिला के इसको कॉलेजियम कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, ये सारी चीज़ें जो होती है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है। ये कॉलेजियम प्रणाली क्या करती है, सिस्टम सिफारिश करती है कि फलाने व्यक्ति को, फलाने जज को, फलाने न्यायाधीश को यहाँ पे नियुक्ति कीजिए और उसको राष्ट्रपति नियुक्ति देता है। अनुच्छेद 126 के तहत देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 126 इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है, ऐसे न्यायाधीशों से सलाह लेता है जिसका सलाह लेना वह उचित समझता है। मतलब जिससे वह सलाह लेना उचित समझे उसे वह सलाह ले सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय, ध्यान रहे अभी जो आपने देखा था अनुच्छेद 126 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और 217 क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए वह सलाह किसी से ले सकता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब कॉलेजियम प्रणाली के सिफारिश के बाद, उसकी सलाह देने के बाद राष्ट्रपति औरों से भी सलाह लेता है और ताकि उस चीज़ की पुष्टि कर सके कि यह नियुक्ति सही है और न्यायोचित है। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। कॉलेजियम व्यवस्था 1998 में 9 सदस्यों की खंडपीठ द्वारा आई, जिसमें 1993 के कॉलेजियम व्यवस्था से थोड़ा सुधार किया गया। जैसे 3 सदस्य की जगह जो 3 न्यायाधीशों की पीठ थी उसकी जगह 5 न्यायाधीशों की पीठ बना दी गई, जिसमें भारत के CJI और 4 वरिष्ठतम जज रहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका ध्यान रखेंगे। 42वें संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक नीति संकल्प। ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले सालों में आ चुके हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से दोबारा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वर्तमान में विश्व में युद्ध जारी है। जैसे आप विश्व युद्ध के बारे में देखें तो अभी रूस यूक्रेन जारी है, हमास और इजराइल जारी है। उसके अलावा इजराइल, यूएसए और अमेरिका ये युद्ध जारी है। तो इसे हम विश्व युद्ध तो न कहेंगे, लेकिन विश्व युद्ध से कम न कहेंगे, क्योंकि इससे पूरी आर्थिक व्यवस्था, जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है, वो डमाडोल हो चुकी है। भारत भी इसे छूता नहीं है। वर्तमान में विश्व में युद्ध जारी है। भारत जैसे देश आर्थिक संकट में है, ऊर्जा की कमी हो रही है। अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू किया जाता है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू किया जाता है, तो निम्न परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को कम करने का आदेश दे सकता है, ये ध्यान रहे। उसके बाद राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो एम्प्लॉई हैं उनके भत्ते भी कम किए जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। राष्ट्रपति अगर कहता है कि उसे पास किया जाए तो उनको आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पेज 71 में 36, विधानसभा चुनाव 2025, बिहार विधानसभा चुनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 90% रहता है, 99% रहता है कि क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे देखिए, चुनाव कब हुआ? नवंबर 2025। कौन सी विधानसभा थी? तो 18वीं विधानसभा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम के तौर पर देखें तो भाजपा को 89 सीट मिले, जदयू को 85, लोजपा 19, हमको मिले 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिले 4। इन टोटल 202 सीट इस एनडीए को मिल गई। एनडीए यानी राष्ट्रीय गणतांत्रिक पार्टी को मिली, अलायंस को मिली। और टोटल जो सीट है वो 243 है, मतलब कि मैक्सिमम सीटें ही जीत चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11वीं बार पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। महागठबंधन को मुश्किल से 35 सीट मिली और जिसमें 29 महिलाएं विधानसभा में इस पर पहुंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ऐसे प्रश्न तो कहीं से ही बना सकता है, चूँकि पिछली बार से कितने नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ, किसको क्या हुआ, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि 72वीं में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्या बदलाव है? थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि पिछली बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही निर्णय बदला, यानी अपना निर्णय को पलट दिया। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ समय बंधन लगाया गया था कि समय के अंतर्गत आप विधेयक को आगे बढ़ाएं, उसको पारित करें, उस पर अनुशंसा करें। इन चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दोबारा सीमाहीन कर दिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बना सकता। सही बात है, कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा। किसी समय सीमा के पश्चात मान्य स्वीकृति का अपना ही फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा। क्या पलटा? 2 न्यायाधीशों की एक पीठ के 8 अप्रैल 2025 के एक फैसले को असंवैधानिक घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की, वहाँ पे 2 न्यायाधीश थे, यहाँ पे 5 न्यायाधीश, ध्यान रहे, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निष्प्रभावी कर दिया है। यह निर्णय 20 नवंबर 2025 को आया। जो पिछला फैसला था 8 अप्रैल 2025 को था, और जो सुधार किया गया उसको निष्प्रभावी किया गया, उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। यह फैसला आया 20 नवंबर 2025 को, इसका ध्यान रखें। BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर
राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की जा सकती। इससे पहले जो 8 अप्रैल का निर्णय था, वहाँ निर्देश दिया गया था राष्ट्रपति राज्यपाल को कि इसको समय सीमा के अंतर्गत ये सब करें, लेकिन अब इन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, इन्होंने क्लियर बोल दिया। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत विधेयकों को मान्य स्वीकृति का आदेश नहीं दे सकता। पूर्व में दिए गए 8 अप्रैल के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये एक्चुअली राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद निर्णय आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1), ध्यान रहे कि अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय को ताकतवर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, वहीं 143(1) राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार देता है जिस पर प्रश्न पूछ सकती है। तो अनुच्छेद 143(1) के तहत रेफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवालों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी थी। किन्होंने मांगा था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ने पूछा था कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या समय सीमा तय कर सकता है? या संविधान से आगे जाकर निर्णय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत भारी पड़ गया और उनको अपना फैसला पलटना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 66 में, और आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो 73 पेज नंबर है। तो पेज नंबर 66 में जो निर्णय दिए गए थे उस निर्णय पे हम दोबारा बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो को। निर्णय के अनुसार, ये जो 8 अप्रैल को निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय, निर्णय के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा को फिर से लौटाना, अगर कोई विधेयक को लौटाना चाहता है राज्यपाल तो 3 माह की अवधि दी गई है। दोबारा पारित विधेयक को मंजूरी देना है तो वो समय 1 माह दी गई है। राष्ट्रपति के पास भेजना है तो वो भी समय 1 माह दी गई। लेकिन ये सारे जो निर्देश हैं अब असंवैधानिक घोषित हो गए हैं, इन्हें निरस्त कर दिया गया है, ध्यान रहे। अब ये तीनों निर्देश निष्प्रभावी हो चुके हैं, असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं। अपवाद थोड़ी सी इसमें अपवाद के तौर पे हैं, देख लीजिए इसे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि संसद विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही कानून का रूप ले सकता है, किंतु यह भी कहा है कि राज्यपाल हमेशा के लिए विधेयकों को लटका भी नहीं सकते हैं। हमेशा के लिए वो चाहें कि विधेयक को लटका दें तो ऐसा नहीं हो सकता है, उनको निर्णय देना होगा, क्योंकि देश के नागरिकों का सवाल होता है विधेयक पारित करना। इसलिए वहाँ पे जितना विलम्ब होगा पब्लिक को हानि होगी। इसलिए आगे देखते हैं, पेज 74 है, टॉपिक 38। 23 नवंबर 2025 को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, ध्यान रखें। भारतीय नागरिकता के संबंध में कुछ बातें हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 511 जो भारतीय नागरिकता की बात करता है, नागरिकता अधिनियम 1955 भी नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सारी चीज़ें नागरिकता से संबंधित है, ध्यान रखें। भारत की नागरिकता त्यागने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई रही है, ये थोड़ी सी चिंता का विषय है भारत के लिए। 2020 में ये 85,256 थे, 2021 में 1,63,370, 2022 में 2,25,620, 2023 में थोड़ा सा कम हुआ 2,16,219, 24 में भी थोड़ा सा कम हुआ 2,06,378, लेकिन फिर भी ये 2 लाख जा रहे हैं, ये संख्या कम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अब किस कारण से छोड़ रहे हैं, इस पर शोध किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बिहार में 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता 29 नवंबर 2025 को सर्वसम्मति से राजद के तेजस्वी यादव को चुना गया है। यहाँ से प्रश्न बने हैं पिछली एग्जाम्स में, ध्यान रखें। बिहार में विपक्ष 2025 में केवल 35 सीटें जीत पाए, जिसमें जैसे राजद का 25, कांग्रेस का 6, वाम दल का
अच्छा कुल 35 ये हैं और 202 ओ है, यानी 237। अभी भी 6 सीट किसी किसी के पास हो। आगे देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखें। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन है। नागरिकता का वर्णन 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, DPSP जिसे प्रसिद्ध नाम DPSP है, राज्य के नीति सिद्धांत, ये 36 से 51 है। और ये हैं मूल कर्तव्य, ये 51A। टोटल अभी 11 है वर्तमान में। 51 ये मूल कर्तव्य जो भाग 4A में है, 4A में है मूल कर्तव्य, इसमें अनुच्छेद 51A से शुरू होता है और टोटल 11 अनुच्छेद है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य लाया गया। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा लाया गया मूल तदस्थ थे, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आगे भाग 5 देखें, ये संघीय कार्यपालिका है। इसमें टोटल अनुच्छेद जो आते हैं 52 से 51 तक आते हैं। संघ कार्यपालिका 52 से 78, संघ विधायिका 79 से 123। जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका है यह 124 से 147, कैग जो है 148 में है, और उच्च न्यायालय का वर्णन 214 से 237 के तहत दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनडायरेक्टली प्रश्न बन जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत सारे तथ्य जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसका PDF चाहिए या कुछ और भी मटेरियल की आवश्यकता है, महसूस कर रहे हैं आप लोग तैयारी के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको और भी PDF मटेरियल्स जो भी संबंधित चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। धन्यवाद। आगे देखते हैं राज्य जो है, राज्य का वर्णन भाग 6 में दिया गया है। इसका जो अनुच्छेद है 152 से 213, और भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र हैं 239 से 40, कैग के कर्तव्य और शक्ति का निर्धारण 149 से 50 तक है। कैग के लेखा और प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जो सौंपना है वह अनुच्छेद 151 है। पंचायती राज जो 9 में दिया गया है, ये इसमें ध्यान रहे कि जो भाग 7 है अभी निर्देशित है, वो भाग 7 में कभी कुछ नहीं है। भाग 9 है, भाग 9 151 से शुरू होता है। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, 9B सहकारी संघ से संबंधित, सहकारिता से संबंधित है। आगे देखते हैं बिहार। बिहार का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य प्रशासन के 3 मुख्य अंग और स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री ये होते हैं। और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय स्थापना जिसके 3 फरवरी 1916 को हुई। ये बिहार संबंधित है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर PDF की आवश्यकता है तो आप मुझे दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं। राज एंड राज इंस्टीट्यूट, पेज नंबर 77 देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 43, ये उच्च न्यायालय संबंधित है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये अनुच्छेद 214 कहता है। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 217 के राष्ट्रपति राज्य के अनुसार, अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है, जैसे नियुक्ति संबंधी। इनमें राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा अध्यक्ष आदि आते हैं, मतलब कि जो नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसे कार्यों में परामर्श एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2012 के तहत की जाती है। आगे देखते हैं
पेज 78 पे आए हैं अभी हम लोग। भारत गणतंत्र घोषित हुआ 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हुए 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस इसी को कहते हैं। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया। यह 77वां था। अटल पेंशन योजना नेक्स्ट पॉइंट है। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसको बढ़ा करके अभी 2021-31 तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार सरस मेला। आज के लिए ये अंतिम पॉइंट रहेगा। बिहार सरस मेला ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में बिहार सरस मेला मनाया गया। ये ध्यान रहे कि जब एग्जाम में पूछता है तो मंत्रालय पूछ लेता है, विभाग पूछ लेता है। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में हुआ, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, संभावना है। 12 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक ये मेला चला। आगे बिहार की कला संस्कृति, महिला उद्यमिता, हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन मेले में किया गया। ध्यान रहे कि अभी जो हम क्लासेस करा रहे हैं, मैं क्लासेस करा रहा हूँ, ये 72वीं एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इसकी रिवीजन करते रहें तो ये तो नहीं कह सकते कि 100% प्रश्न यहीं से आएंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो हैं आपको सहायता मिल सकती है। और वहाँ जहाँ भी कन्फ्यूजन आपको लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको जो कन्फ्यूजन होगा उसको मैं दूर कर दूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। PDF चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।